हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी 37th क्लास है हिस्ट्री की। हिस्ट्री क्लासेस थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो रही हैं, लेकिन मैं सभी एस्पेक्ट्स जितने हो सकते हैं उन सबको कवर करके चलने की कोशिश कर रहा हूं। कोर्स को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये मेरा मोटिव है। अगर आपको लगता है कि आपको एक बार पूरा बेसिक कंप्लीट कर लेना चाहिए तो आपको हर क्लास देखनी चाहिए। वैसे कोर्स में ख़त्म होने के बाद, हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद जो है एक तरीके से समअप करते हुए 5-6 क्लासेस ज़रूर ली जाएंगी एक घंटे की, जिनमें आपको कोशिश की जाएगी कि पूरा कोर्स जो है उन 5-6 घंटे में जो है फिनिश कर दिया जाए। लेकिन अगर आपको बेसिक चाहिए अच्छे से कि आप बेटर तरीके से समझ सकें तो आप इन सभी क्लासेस को कंटिन्यू ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे फार्मर्स मूवमेंट्स की। जैसे कि हमने अभी तक पिछली क्लासेस में बात किया था कि जो 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति में क्या हुआ था, कितने लोग शहीद हुए, कैसे क्या मतलब जो हिसाब किताब था उस टाइम का, क्या एक तरीके से माहौल था देश का, क्यों वो क्रांति हुई इतनी बड़ी और क्यों वो फेल हो गई, रीजंस क्या थे और फेल होने के रीजंस क्या थे, उन सभी के बारे में हमने बात की थी पिछली क्लास के अंदर। कुछ लोगों ने कमेंट किया उसके नीचे कि सर जो मैंने और जो आंदोलन थे जो उनके पहले हुए थे, कुछ आंदोलन जैसे कि अमोह आंदोलन हुआ और कुछ और आंदोलन हुए थे जिनके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया नहीं था। तो कुछ लोगों का कमेंट था पूरा डिटेल में बताइए। तो बात ये है कि डिटेल में तो हम उनको ही बता सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल ही लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल लग रहा है। अगर उसके भी डिटेल में हम जाते हैं कि जो छोटे छोटे आंदोलन हुए थे उससे पहले हुए और उसके बाद हुए, जैसे कि मुंडा आंदोलन हुआ और भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे जो मैंने बताए थे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था उनके बारे में, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। तो सन्यासी आंदोलन जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया, और भी कुछ विद्रोहों के बारे में बताया था जैसे पाइका विद्रोह। तो इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते थे क्योंकि इतना डिटेल में ना पूछेगा आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछेगा भी तो बस इतना पूछेगा कि जो पाइका विद्रोह हुआ था वो किस रीजन से बिलोंग करता था या उसका लीडर कौन था। बहुत कम ही चांस है कि उनके लीडर के बारे में पूछा जाए, सिर्फ और सिर्फ रीजन ही पूछा जा सकता है कि किस रीजन से बिलोंग करता है, किस एरिया से बिलोंग करता था। आज हम बात करेंगे कुछ फार्मर्स से रिलेटेड जो जो मतलब मूवमेंट्स हुए हैं इंडिया में, जिनमें समस्याएं किसानों की हुआ करती थी। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद भी किसानी की जो समस्याएं थी, किसानों की जो समस्याएं थी वो दूर नहीं हुई, और उस 1857 की क्रांति के बाद जो समस्याएं थी वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि क्या हुआ था 1857 में, क्रांति के बाद 1858 में है आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कारोबार सीधे जो था वो पूरा चला गया सीधे अंडर किसके, क्वीन मतलब उस टाइम पे जो क्वीन हुआ करती थी, क्वीन के अंडर चला गया। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, क्वीन के अंडर जाने की वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि अब वो आ चुका था, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन चुका था हमारा भारत। जो भी टैक्स लगाना होता था वो सभी जो है एक तरीके से उनके बिल पारित होते थे और वो पूरे टैक्स हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट किए जाते थे। बिल पारित होता था कहाँ, इंग्लैंड के अंदर। बहस होती थी कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर। भारत के किसी भी एक व्यक्ति का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और जो भी नियम और कानून बनते थे वो इम्प्लीमेंट कहाँ पर होते थे, वो होते थे इंडिया के अंदर। तो इन समस्याओं के कारण हो क्या रहा था कि भारत पे के किसानों को, जो सबसे नीचा तबका था इंडिया का, और सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो किसानी कर रहे थे, और भारत के किसानों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कंटिन्यू। उन किसानों की प्रॉब्लम होने की वजह से किसानों ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। मैं फिर यही बात बोल रहा हूँ कि मैंने जितने भी आंदोलन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं वो सिर्फ कुछ वो आंदोलन हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन हुए हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, या अगर उनको इंक्लूड करूँगा बाद में कभी या किसी और लेक्चर में तो उनके बारे में सिर्फ उनका नाम या सिर्फ कहाँ पर हुआ था उसके बारे में जानेंगे। तो इन सभी आंदोलनों में सबसे जो मुख्य आंदोलन रहे हैं उनमें सबसे पहला आपका है जो है इंडिगो रिवोल्ट, जिसको आप नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कि नील जो है, नील एक क्या है, नील एक वो थी, क्या कहते हैं, आपकी फसल है। नील की एक फसल हुआ करती है जिसका यूज जो है औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ में किया जाता था, क्या बनाने के लिए, स्याही बनाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाने के लिए इसका यूज किया जाता था। उस स्याही का यूज जो है पेंटिंग में, और कलर जो मतलब आपका कपड़ा पेंट होना होता, बहुत सारे तरीके से करते होंगे, उसके उतना ज़्यादा डिटेल में मुझे पता भी नहीं है और ना उतना आपको ज़रूरत है। आपको इंडिगो या नील के बारे में बस इतना जान लीजिए कि सबसे पहली चीज़ कि ये जो फसल थी इसको उगाने के बाद जो खेती थी वो ख़राब हो जाती थी, मतलब खेत जो थे वो ख़राब हो जाते थे। वहाँ पर कोई और चीज़ खेती करने लायक नहीं बचती थी, वो हो जाती थी उसर, जो हमारे उत्तर प्रदेश या हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोला जाता है उसर। वो ज़मीन उसर हो जाया करती थी। ठीक है, उसर मतलब नॉन प्रोडक्टिव हो जाती थी वो ज़मीन, वहाँ पर कोई और चीज़ जो है उसकी पैदावार नहीं होती थी। दूसरी चीज़, जो इंडिगो की खेती थी वो एक औद्योगिक खेती थी। वो एक औद्योगिक खेती थी जिसको आप यूज करके आगे चल के मतलब उसको औद्योगिक तरीके से इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते थे।
उसको आप खा नहीं सकते थे, उसको वो ग्रेन्स नहीं थे कि जिनको आप खा सकें, वो ग्रेन्स नहीं थे, ना कोई ऐसी फसल थी जिसको आप खा सकें। तो वो ऐसी फसलें नहीं थी जिनसे आपका पेट भरने वाला हो, वो ऐसी फसलें थी जिनसे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है आपका जो मतलब औद्योगिक उसमें यूज़ की जाएगी उसको किसी ना किसी प्रोडक्ट को बनाने में। तो उससे किसानों का नुकसान हो रहा था। किसानों का नुकसान इसलिए हो रहा था क्योंकि ये जो रीजन था जहाँ पर ये हो रही थी, जो विद्रोह हुआ था, ये रीजन था आपका पूरा बंगाल वाला। ठीक है, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था। और ये क्या था, फर्स्ट यूनाइटेड रिवोल्ट बाय फार्मर्स अगेंस्ट द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। तो जो वो लोग खेती कर रहे थे इंडिगो, उसकी खेती के खिलाफ इन लोगों ने जो है पहला रिवोल्ट किया था। और इसको बोल सकते हो आप कि ये पहला ऐसा रिवोल्ट था जिसमें सभी लोग एक साथ थे। ठीक है, एक साथ थे, काफ़ी लोग एक साथ आए थे और पूरे किसान एक साथ उतर के इन्होंने बहुत बड़ा रिवोल्ट करने की कोशिश की थी। फार्मर्स आर फोर्स्ड टू प्रोड्यूस इंडिगो एंड नॉट इवन पेड फॉर इट। सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि कंपनी द्वारा ऐसी चीज़ें, ऐसे नियम ला दिए गए थे कि आपको कुछ हिस्से पर, जैसे मतलब आपके पास ज़मीन है तो उसके कुछ हिस्से पर इंडिगो आपको पैदा ही करनी है और उस इंडिगो के एवज़ में आपको उस कोई रुपया भी नहीं मिलने वाला है। आपको बस वो फ्री में उसकी पैदावार करनी है, उसके लिए देख रेख करनी है और आपको उसके एवज़ में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इतनी सारी समस्याओं की वजह से फिर फार्मर्स ने जो है रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया और उसी विद्रोह का नाम रखा गया इंडिगो फार्मिंग का, जो इंडिगो का जो रिवोल्ट है। ठीक है, जिसको नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 के एक साल बाद, एक साल के गैप के बाद 1859 और 60 के बीच में ये जो है रिवोल्ट हुआ। कहाँ पर, बिहार के अंदर। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड एक दूसरा जो होगा रिवोल्ट होगा, जिसका जो क्या कहते हैं आंदोलन होगा, जिसको बोला जाएगा चंपारण का आंदोलन, जिसमें जो है गांधी जी का भी आगमन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, नील दर्पण, अ बुक रिटन बाय दीनबंधु मित्र। ठीक है, एक बुक है जिसका नाम है नील दर्पण, जिसको लिखा किसने, दीनबंधु मित्र नाम के एक राइटर ने लिखा है। टेल्स अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो इन बंगाल एंड द होल मूवमेंट। ये जो पूरा आंदोलन हुआ उस टाइम पर, और नील की मतलब कल्टिवेशन से नील जो क्या कहते हैं खेती थी, नील की खेती करने की वजह से किसानों को क्या समस्याएं हो रही थी और किस तरीके से वो जो एक गुस्सा था लोगों में, किस तरीके से आगे चल के वो आंदोलन में बदल गया, उन सभी चीज़ों के बारे में जो नील दर्पण एक बुक है, जिसको लिखा किसने, दीनबंधु मित्र, जो कि क्या थे, एक बंगाली राइटर थे। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है नील दर्पण, जो रिलेटेड है आपके नील विद्रोह से। डायरेक्टली इसको आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, दोनों का नाम जो है सिमिलर है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपसे इसका सन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये रीजन पूछा जाएगा कि किस जगह पर थी, या विद्रोह क्यों हुआ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट विद्रोह की अगर बात करें तो वो है पाबना फार्मर रिवोल्ट। पाबना फार्मर रिवोल्ट या पाबना जो विद्रोह है, ये भी हुआ कहाँ पर, बंगाल के अंदर। और अगर इसकी टाइमलाइन की बात की जाए, जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, तो ये हुआ आपका 1873 से स्टार्ट होकर 76 तक चला। मतलब लगभग 3 सालों तक ये जो है रिवोल्ट ये चलता रहा वहाँ पर, ये चला बंगाल के अंदर। और इसमें क्या था, इसमें भी सीधी सीधी चीज़ें थी कि किसानों पर, जो किसान थे उन पर लगान बढ़ा दिया गया था। ठीक है, लगान बढ़ा दिया गया था बहुत ज़्यादा जमींदारों के द्वारा। सिस्टम को समझने की कोशिश करिए कि सिस्टम था क्या। सिस्टम ऐसा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मान लीजिए फिक्स अमाउंट जो है वो लगान लेने की बात मिलती थी, वहाँ से ऊपर से ऑर्डर आता था। फिर वो जमींदार जो हुआ करते थे, जमींदार, उनको इस चीज़ का आदेश देते थे और जमींदार जो है वो कलेक्ट करते थे रिवेन्यू छोटे छोटे किसानों से, जितने भी भूमिहर किसान थे जिनसे जो खेती किया करते थे उन सबसे कलेक्ट करने का काम क्या करते थे, जमींदार किया करते थे। तो ऊपर से जो भी ऑर्डर रहा हो, जमींदारों ने क्या किया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था। जो लगान का टैक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था और इसी डिस्कंटेंट की वजह से जो पाबना के किसान थे उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, इट वॉज कम्प्लीटली नॉन वायलेंस मूवमेंट। ये बिल्कुल नॉन वायलेंस मूवमेंट था, जैसे कि गांधी जी के मूवमेंट हुआ करते थे। सम पीपल लाइक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड रमेश चंद्र दत्त वर एसोसिएटेड होना चाहिए यहाँ पर, वर एसोसिएटेड विद दिस मोमेंट। ये पॉइंट बस मैंने ऐसे लिख दिया है बताने के लिए, क्योंकि इससे पहले जितने भी मोमेंट्स हुए हैं, अगर मैंने जब पढ़ाया 1857 की क्रांति पढ़ाई, तो आपको अगर याद हो 1857 की क्रांति मैंने एक पॉइंट यही बताया था कि वहाँ पर लोग जुड़े हुए नहीं थे, लोगों का जुड़ाव थोड़ा सा कम था, जिसमें खासकर ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी थे, जिनको आप बुद्धिजीवी कह सकते हो, मतलब पढ़े लिखे लोग, समाज का जो अच्छा तबका था, अपर तबका था, वो 1857 की क्रांति में बिल्कुल भी साथ में नहीं था। ये जो क्रांति हुई इसमें सिर्फ और सिर्फ राजा थे और जो बिल्कुल गरीब जनता थी या सैनिक थे, वो ही सिर्फ 1857 की क्रांति में जुड़े हुए थे।
लेकिन जब ये आपका किसान आंदोलन होने शुरू हुए थे तो उसमें धीरे धीरे जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इनकी समस्याओं को उठाना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद एक मसीहा के तौर पे गांधी जी आते हैं, जो फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू जो एक पूरा एक इरा चलता है जिसको गांधीयन इरा बोला जाता है, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो उसमें बहुत सारे मोमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये पहला मोमेंट था जिसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग जुड़े, जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात की जा रही है, तो ये भी यहाँ पर जुड़े थे। उसके बाद रमेश चंद्र दत्त, इनका भी नाम आप याद कर सकते हैं। यहाँ से बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि बंगाल का विद्रोह था और उसका जो रीजन था मेन सिर्फ और सिर्फ टैक्स था। इनको और कोई डिसकंटेंट नहीं था। इंडिगो वाला जैसे था उसमें उनको इंडिगो की प्रॉब्लम थी, इसमें इनका प्रॉब्लम था सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगाना। और ये इनका कहने का मतलब ये था कि हमको जो रूल्स हैं वो डायरेक्ट रानी जी के रूल्स चाहिए। मतलब जो उनको पता था कि इंडिया रानी के अधीन है, तो उनका कहना था कि जो रानी के रूल्स हैं वो डायरेक्ट हम पे इम्प्लीमेंट हो, बीच में जमींदार और कंपनियों द्वारा जो टैक्स बढ़ा दिया जाता है ये हमको नहीं चाहिए। ये इनकी कुछ मांगे हुआ करती थी। तो सिर्फ नाम याद रखिएगा और जगह का नाम जरूर याद रखिएगा। ये याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम सबसे पहली बार जिस रिवोल्ट में आया था वो है आपका पावना फार्मर रिवोल्ट, जो कि हुआ बंगाल के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक और मोमेंट्स की। काफ़ी बड़ा मोमेंट रहा है ये था आपका जिनको बोला जाता है मोपला, ठीक है। मोपला विद्रोह बोल सकते हो इसको आप, या फिर मोपला रिवोल्ट बोल सकते हो। और ये था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। इसको हम सबसे पहले आप थोड़ा सा मैप में देख लीजिए। तो जो पावना रिवोल्ट हुआ था वो बेसिकली हुआ था आपका बंगाल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी मुस्लिम बाहुल्यता वाला एरिया था ये। और यहाँ पर जो पावना रिवोल्ट हुआ था उसमें भी मुस्लिमों की जो तादाद थी बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद जो नेक्स्ट हुआ है वो हुआ मोपला रिवोल्ट। और मोपला रिवोल्ट 2 बार हुआ था। एक पहला हुआ था आपका 1800 के आसपास और दूसरा हुआ है आपका 1921 में। इन दोनों में लगभग समस्याएं सेम थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी जो उस टाइम पर हुआ करती थी, चेन्नई से पूरा लगा हुआ एरिया होता था। और इस एरिया में जो सबसे ज़्यादा रीजन था वो था केरल वाला, जिसको बोला जाता है मालाबार। ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो रीजन है, ये रीजन जिसको मालाबार बोला जाता है, इस रीजन में मुस्लिमों की तादाद उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी। और ऐसा बोला जाता था कि ये लोग अरब से आए हुए मुस्लिम थे पूरे। तो इन पर जो एक तरीके से उस टाइम पर जुल्म होते थे वो कुछ ज़्यादा होते थे। इन पर दो टाइप के जुल्म हो रहे थे। एक तो जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश सेना थी, वो तो जो कुछ करती थी वो तो उनका कंटिन्यू हो ही रहा था। दूसरा इन पे जो एक तरीके से दूसरा जो इनकी समस्या थी वो थी हिंदू साहूकार। जो हिंदू बड़े साहूकार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे इनको प्रॉब्लम थी। दोनों तरीके से इनको प्रॉब्लम हो रही थी और इन दोनों समस्याओं से जूझने के लिए जो है इन्होंने रिवोल्ट किया था, ठीक है। अब वापस आते हैं अपनी स्लाइड पर और सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, द मालाबार रीजन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी वॉज फुल ऑफ मुस्लिम्स एंड दीज मुस्लिम्स आर कॉल्ड मोपला। इन मुस्लिम्स को बोला ही जाता था मोपला, ठीक है। इनको मोपला बोला जाता था, इसीलिए इसको बोला जाता है मोपला रिवोल्ट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दे हैव देयर कंसर्न विद द गवर्नमेंट एज वेल एज हिंदू लैंडलॉर्ड्स। जो गवर्नमेंट भारत में थी उससे तो इनके कंसर्न क्या, भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का कंसर्न था और उससे इनको समस्याएं थी। लेकिन इनका जो एक्स्ट्रा एक समस्या थी वो थी हिंदू लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि ये मुस्लिम थे और इनको माना जाता था कि ये अरब के शरणार्थी हैं, ऐसा कुछ था। तो इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो कि सदियों से चला आ रहा था। और उस डिस्क्रिमिनेशन के चक्कर में 2 बार रिवोल्ट हुआ। एक बार 1836 में हुआ और फिर अगले 100 साल बाद लगभग 1921 में फिर से ये रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। तो ऐसे 2 रिवोल्ट हुए यहाँ पर जो मोपला रिवोल्ट के नाम से जाने जाते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि ये शायद यूपीएससी के फेवरेट में से एक है। इस पर बार बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो जब यूपीएससी में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा होता है तो आपसे ये भी उम्मीद रहती है कि छोटे एग्जामों में भी उस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली आ ही सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो रिवोल्ट हुआ वो आपका हुआ 1836 के अंदर। द फर्स्ट मोपला रिवोल्ट वाज 1836 वाज नॉट नॉन वायलेंस, ये नॉट नॉन वायलेंस टाइप का था, बट कंप्लीटली एग्रेसिव था। जो मोपला रिवोल्ट हुए वो नॉन वायलेंस वाले नहीं थे, अहिंसा वाले नहीं थे, वो एग्रेसिव रिवोल्ट थे जिनमें पूरी तरीके से हथियारों का यूज किया गया और एक तरीके से पूरा विद्रोह था, पूरा जिसको एक रियल विद्रोह बोलते हैं वो हुआ था यहाँ पर, ठीक। और इसके रीज़न भी 2 थे कि जैसे जो मोपलाज थे वो अधिकतर अशिक्षित लोग थे, ठीक है। इनको कोई शिक्षा की इनकी कोई वो नहीं थी, तो अधिकतर अशिक्षित लोग थे जिन पे कोई शिक्षा नहीं मिली हुई थी इनको। तो ये धार्मिक जो एक तरीके से सोच होती है उसके प्रति उन्मादी थे। उन्मादी होने का मतलब मैंने एक वर्ड आपको पहले ही बताया था कुछ दिन पहले, आज की क्लास में शायद बताया, फैनेटिक। तो ये थोड़े से फैनेटिक हुआ करते थे और इसकी वजह से जो है ये नॉन वायलेंस टाइप के जो विद्रोह ना करके इन्होंने वायलेंस का जो है रास्ता अपनाया था। इसके बाद जब सेकेंड विद्रोह होता है एंड द सेकेंड रिवोल्ट ऑफ 1921 वाज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी
शौकत अली एंड अब्दुल कलाम आज़ाद, जो उस टाइम पर काफ़ी बड़े लीडर्स में से हुआ करते थे। महात्मा गांधी, शौकत अली और अब्दुल कलाम आज़ाद, इन सभी ने जो है इन सबका जो लास्ट वाला रिवोल्ट हुआ था इसमें इनका साथ दिया था, सपोर्ट दिया था। अगर बात करें इनके नेता की जो लीड कर रहा था इसको, तो पहले इसको लीड कर रहे थे अली मुसलियार, अली मुसलियार, ठीक है। उसके बाद इनको जो है इनको लीड करने वाले वो मिले, उनका नाम था अहमद हाजी, अहमद हाजी, ठीक है। इनका पूरा नाम जो है वेरियार कुननाथ कुन अहमद हाजी है, उतना नाम शायद आपको याद भी नहीं रहेगा। याद तो शायद आपको ये भी रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ था, और जो केरल का पूरा इलाका है वहाँ पे जो मुस्लिम्स रहते थे उनको बुलाया जाता था मोपला, और ये विद्रोह 2 बार हुआ, 1836 में और 1921 में। 1921 में जो रिवोल्ट हुआ उसमें गांधी जी का भी सपोर्ट था इनको, शौकत अली का भी सपोर्ट था, और अब्दुल कलाम आज़ाद का भी सपोर्ट था, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद को आप आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें आसानी से अच्छे से जान जाएंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर रहे मॉडर्न इंडिया में। और मैं सबसे पहले बात एक और बता दूं कि किसी ने आज के उसमें कमेंट किया था कि सर मॉडर्न इंडिया कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो मॉडर्न इंडिया की ही क्लासेस चल रही हैं। अभी हमने मुग़ल साम्राज्य के बाद जो स्टार्ट किया था, जब जहाँ से हमारी यूरोपीय कंपनियाँ यहाँ पर आई हैं, वहाँ से हम मॉडर्न इंडिया में जो है एक तरीके से प्रवेश कर चुके हैं। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आंदोलन हुआ उसके बारे में, वो था हमारा इंडिगो सत्याग्रह। इससे पहले जो है इंडिगो विद्रोह हो चुका था, फिर इसके बाद इंडिगो सत्याग्रह होगा जो कि चंपारण में होता है, चंपारण बिहार के अंदर इंडिगो सत्याग्रह, और 1917 के अंदर होगा। ये गांधी जी का पहला रिवोल्ट था, पहला एक तरीके से पहला किसान आंदोलन था, फर्स्ट किसान आंदोलन था गांधी जी का ये। गांधी जी भारत आने के बाद जो है भारत आने के बाद जब पहली बार किसी भी सत्याग्रह को या किसी भी आंदोलन को लीड करने पहुंचे तो वो था इनका 1917 का चंपारण। ये किसान आंदोलन था, इसलिए आप इसको बोल सकते हो कि पहला किसान आंदोलन। और अगर पूछा जाए कि पहला आंदोलन गांधी जी का, तब भी आप बोल सकते हो इंडिगो सत्याग्रह जो था चंपारण का वही था। गांधी जी कब आए भारत, तो वो आए थे 1915 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है, डायरेक्टली पूछ लिया है। अब बात करते हैं इंडिगो जो आंदोलन हुआ उसके बारे में। इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फार्मर्स लेड बाई महात्मा गांधी इन इंडिया। ये सिर्फ फार्मर्स का ही नहीं, इंडिया में होने वाला पहला जो आंदोलन था वो गांधी जी का पहला आंदोलन ही था, ठीक है। महात्मा गांधी वॉज रिक्वेस्टेड टू कम चंपारण इन 1916 इन द लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। लखनऊ सेशन जो हुआ कांग्रेस का, उसमें इनको एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल जी ने इनसे अनुवाद एक तरीके से निवेदन किया था कि आप बिहार आएँ, चंपारण आएँ, और चंपारण में होने वाली जो समस्या है उसको देखें, उसके बारे में आंदोलन करें। इसके अलावा अगर चंपारण की उस टाइम की स्थिति की बात की जाए तो वहाँ पर उस टाइम पर हो क्या रहा था, 1900 के टाइम पर वहाँ पर हो क्या रहा था। वहाँ पर एक अलग सी व्यवस्था चलती थी जिसमें 3/20 किसी भी ज़मीन का 3/20वें हिस्से पर इंडिगो की खेती करना बिल्कुल हर प्रकार से अनिवार्य था, ठीक है। वो तो आपको करना ही करना है, उस पर आप उसके पीछे हट नहीं सकते। और सबसे बड़ी समस्या थी कि इसका जो एक तरीके से रुपए थे वो भी अभी भी रुपए में मिलना यहाँ पर शुरू नहीं हुए थे। जितने भी जमींदार हुआ करते थे वो अधिकतर जो हैं वो इंग्लिशमैन ही हुआ करते थे उस टाइम पर, जो लोग इंडिगो की खेती करवाते थे, क्योंकि इंडिगो की खेती वो लोग अपने संरक्षण में करवाते थे। और इंडिगो की खेती जो इंडिगो का यूज़ था वो तो रासायनिक तरीके से हो ही रहा था, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है 19वीं शताब्दी में, जब एक जर्मनी में जो है एक तरीके से कृत्रिम कृत्रिम नील बनाने का जो है प्रोसेस जो है वो ईजाद हो जाता है। तो उससे क्या होता है, फिर प्राकृतिक जो नील होती है, प्राकृतिक जो इंडिगो होता है, उसकी मांग कम पड़ जाती है, और उसकी मांग कम पड़ जाने की वजह से फिर इनका जो यहाँ प्रोडक्शन होता था उससे इनको फ़ायदा भी नहीं होता था। धीरे धीरे फिर जाके आगे चल के बंद करनी पड़ जाती है। उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। यहाँ से आपको बस इतना याद रखना है कि चंपारण का जो पहला सत्याग्रह हुआ जिसको गांधी जी ने लीड किया, और पहला सत्याग्रह चंपारण का जो हुआ है 1917 में, उसी को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। महात्मा की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी है। ये क्वेश्चन भी एक बनता है, और दूसरी बात ये क्वेश्चन भी बनता है कब दी थी उपाधि, तो आप बता सकते हैं कि 1917 में। अगर बात की जाए महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी टैगोर जी को किस नाम से बुलाते थे, तो महात्मा गांधी टैगोर जी को गुरु जी के नाम से बुलाते थे, ठीक है। ये दो नाम हैं जो दोनों एक दूसरे को बुलाया करते थे।
और ये भी याद कर सकते हैं कि आप सभी को खैर पता ही होगा कि राजेंद्र प्रसाद जो पहले हमारे राष्ट्रपति बने वो बिहार से बिलोंग करते हैं। वो बिहार से बिलोंग करते हैं और वो जब चंपारण का जो पहला सत्याग्रह हुआ तो उस टाइम पर गांधी जी के साथ में थे। जो है क्या कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उस टाइम पर गांधी जी के साथ में सहयोगी थे उनके। तो ये भी आप बात याद रख सकते हैं, इससे कभी हो सकता है कोई क्वेश्चन बन जाए और आपको थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी तो अच्छी चीज़ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है मतलब जो नष्ट आंदोलन हुआ उसके बारे में। ये एक इमेज है जो चंपारण के आंदोलन के बारे में मिलती है, शायद रियल इमेज है, आपको अधिकतर जगहों पर यही इमेज दिखी जाएगी, जिसमें गांधी जी देख रहे हो। यहाँ पर गांधी जी बीच में खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ गांधी जी को देखने के लिए खड़े हुए हैं। और यहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े हैं जो कि आपके हमारे खुद के इंडियन पुलिस वाले हैं। और इस तरीके की बस ये इमेज थी जिससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि उस टाइम पर किस तरीके का हिसाब किताब हुआ करता था, कैसे लोग थे, किस तरीके की भीड़ थी, तो किस तरीके का एक क्रेज़ था गांधी जी के लिए, वो सभी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आंदोलन था वो था खेड़ा सत्याग्रह। जैसे ही चंपारण का सत्याग्रह हुआ, सक्सेसफुली लीड किया गांधी जी ने, उससे खुश होकर पहली बात तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दे दी। ये पॉइंट आपको याद ही रखना है। तो उस वाले क्या कहते हैं, सब चंपारण के सत्याग्रह के बाद जस्ट अगली बार क्या हुआ, गुजरात में प्रॉब्लम्स थी। गुजरात से बहुत बार इनको रिक्वेस्ट हो रही थी कि आप गुजरात आइए और लोग किसानों की समस्या को देखिए। तो फिर क्या हुआ, जस्ट आफ्टर इंडिगो सत्याग्रह इन चंपारण, महात्मा गांधी वेंट टू गुजरात टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स ऑफ खेड़ा। जो खेड़ा एक जगह थी वहाँ पर गुजरात के अंदर, वहाँ के किसानों की भी समस्याएं थीं और उनको सॉल्व करने के लिए फिर ये वापस गए कहाँ पर, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा गए, वहाँ पर हुआ खेड़ा सत्याग्रह और ये हुआ 1918 में। ये क्रोनोलॉजिकल तरीके से आप अगर याद करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, समय की गति के हिसाब से कि जो समय के हिसाब से होता चला गया है उस हिसाब से आप याद करिए तो थोड़ा सा आसानी से याद हो जाएगा। और हम यहाँ पर सिर्फ किसान आंदोलनों की बात कर रहे हैं, इसलिए सभी बाकी और जो आंदोलन हुए हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो खेड़ा सत्याग्रह वॉज फर्स्ट रियल गांधीयन मूवमेंट। अगर देखा जाए तो चंपारण में उतना ज़्यादा इनका इफेक्ट भी नहीं था और उस तरीके का मूवमेंट नहीं था जिस तरीके के बिल्कुल सत्य अहिंसा वाला जो मूवमेंट था इनका, वो जो मूवमेंट देखने को मिला वो दिखा सबसे पहली बार आपका खेड़ा सत्याग्रह में। उसमें बिल्कुल लोग जिस तरीके से आप गांधी जी चाहते थे उस तरीके से लोगों ने उनको फॉलो किया और उस तरीके से इस आंदोलन को लड़ा गया। और गांधी जी के अलावा इस मूवमेंट में कौन कौन था, गांधी जी विजिटेड खेड़ा अलॉन्ग विद द सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंदुलाल याग्निक। ये दोनों लोग भी इनके साथ में थे। एंड टोल्ड द फार्मर नॉट टू पे द एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ टैक्स। इनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था। अधिकतर समस्याएं जहां पर थीं वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स की थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जाने के बाद जो किंगडम के हाथ में आया उसमें तो वहाँ पर जो है 2 स्टेज बढ़ चुकी थी और इसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जा रहे थे। लोगों को जो किसानों का टैक्स था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जो सबसे बड़ी समस्या थी उस टाइम पर। गांधी जी गए किसके साथ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, क्योंकि गुजरात की बात हो रही थी और वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। और फिर इसके साथ में गए इंदुलाल याग्निक। ये दोनों लोग गए और दोनों का जो है इस सत्याग्रह में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, जिनमें सबसे ज़्यादा मेन भूमिका में अगर देखा जाए तो गांधी जी ही हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं एक और सत्याग्रह जो हुआ जिसका नाम था एका मूवमेंट या एका आंदोलन बोल सकते हो आप इसको। ये हुआ बेसिकली आपका अवध के अंदर। ठीक है, 1921 और 22 के टाइम पर अवध के अंदर एक आंदोलन हुआ, ये भी किसानों के द्वारा किया गया था। अगर आप वैसे ओवरऑल देखेंगे तो 1921 के टाइम पर जो है कंडीशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 22 में, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। उनको भी हम पढ़ेंगे, अभी उनका भी टाइम आएगा। भी पहले हम पढ़ रहे हैं किसानों के बारे में। पहले हम देख रहे हैं कि जो आंदोलन किसानों ने किए थे या किसानों से रिलेटेड थे उनके बारे में हम सिर्फ पढ़ रहे हैं अभी। तो दिस मूवमेंट वॉज डन बाय द फार्मर्स ऑफ अवध प्रोविंस। अवध प्रोविंस के जो किसान थे उनके द्वारा किया गया, स्पेशली हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर और सुल्तानपुर। अगर आप लखनऊ या आसपास के रीजन से बिलोंग करते होंगे तो आपको ये सभी जगह पता होंगी। तो इन सभी जगहों के जो किसान थे उन्होंने ये जो मूवमेंट था वो स्टार्ट किया था और उसमें भी सभी लोग शामिल नहीं थे। एक्चुअली इट वॉज होना चाहिए था, इट वॉज डन बाई पारसी लोग जो होते हैं, पासी एंड यादव्स ऑफ दिस रीजन। क्योंकि उस टाइम पर जो किसानी थी वो भी इनके हाथ में ज़्यादा हुआ करती थी और इनको समस्या भी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए अधिकतर जो लोग थे इसमें वो सिर्फ और सिर्फ पासी और यादव्स थे अगर आप कास्ट वाइज बात करते हैं। एंड दे हैड डिमांड टू गेट बैक देयर लैंड्स विच वर यहाँ पर होना चाहिए था, विच वर इलीगली टेकन फ्रॉम देम। जो ऐसी खेती की ज़मीन जो इलीगली उनसे ले ली गई थी, जो लोग जो एक तरीके से उस टाइम पे लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि पहले तो आपको बोलते थे कितना लगान भरना है और उस लगान को भरते भरते धीरे धीरे आपकी वो खेती भी उनके हिस्से चली जाती थी और उनसे ले ली जाती थी।
तो ये समस्या सबसे बड़ी थी यहाँ के किसानों की, और इस चीज़ को हटाने के लिए ये आंदोलन किया गया था जिसका नाम था एक्का मूवमेंट। यहाँ पर जो कुछ चीज़ें टाइपिंग में मिस्टेक होती हैं वो मेरी गलती हो जाती है कभी कभार जो है मैं देख नहीं पाता हूँ उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं ज़रूर बताते समय उस चीज़ को स्पेसिफाई कर देता हूँ अगर कहीं गलती नज़र आती है। और इसके अलावा साथ साथ में एंड ऑल्सो हैव अ फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स, इनका दो मांगे थी। एक तो मांग थी ये कि उनकी ज़मीन उनको वापस मिलनी चाहिए, और सेकंड क्या थी, एंड ऑल्सो टू हैव यहाँ पर टू हैव अ फिक्स अमाउंट ऑफ जो आपका टैक्स लगता था, लगान की टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती थी, कभी भी बढ़ जाती थी, कभी भी कम हो जाती थी, मतलब एक तरीके से एक इरेगुलर तरीके से एक्सट्रीम बढ़ा दी जाती थी। इस चीज़ पे उनको लगाम चाहिए थी कि लगान जो है वो फिक्स अमाउंट में लिया जाए जो कि फिजिबल हो, और उनकी जो ज़मीनें जो ज़बरदस्ती ले ली गई हैं वो ज़मीनें उनको वापस की जाएँ। तो ये था एक्का मूवमेंट जो कि हुआ आपका लखनऊ के आसपास वाले जो एरियाज़ थे वहाँ पर, ठीक है, जिसमें हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर और सुल्तानपुर शामिल होता है। ये पूरा रीजन कहलाता था अवध का रीजन उस टाइम पर। अगर इनके नेता की बात की जाए तो अभी इनके नेता को भी मैं बता देता हूँ, लेकिन उतना आपको याद नहीं रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनके ज़्यादा छोटे, मतलब मैं छोटा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बस ये है कि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हुए थे और सभी के नेताओं को आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन 1980 फॉर्मर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश, जब बात की जाए अगर 18 की, तो जो कांग्रेस का सेशन हुआ वो लीड किया गया किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा। और उसी में क्या हुआ, इन 1918 फॉर्मर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो है वॉज स्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी की हेल्प के साथ साथ जो है बन गया कौन सा, उत्तर प्रदेश का किसान एसोसिएशन या किसान सभा बन गई। और इसके बनने के साथ साथ जो है किसानों के अंदर थोड़ा सा जोश आया, किसानों में थोड़ा सा यूनिटी आई, एक साथ खड़े होने की क्षमता आई, और फिर जाके इन्होंने आगे जाके विद्रोह कर दिया या एक तरीके से आंदोलन किया, जिसके इनको फ़ायदा भी मिला, जिनके बहुत सारे फ़ायदे इनको बाद में मिले, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आंदोलन की, और ये हमारा आज का लास्ट आंदोलन है। तो गुजरात में लास्ट आंदोलन जो हमने पढ़ा था वो था 1918 में, जो कि था आपका खेड़ा का आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के जस्ट 10 साल बाद, पूरे 10 ईयर्स के बाद 1928 के अंदर होगा आपका बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह किसके द्वारा लीड किया गया था, इसके शुरुआत में लीडर्स दूसरे थे, बाद में जाके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कमान संभाल ली थी। यहाँ पे इसलिए मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की इमेज लगा रखी है, इससे आपको याद करना आसान होगा, आसानी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर समस्या क्या थी, पहले तो हम एक तरीके से इसकी स्टोरी जान लेते हैं। यहाँ पर समस्या थी क्या, यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ एक जाति रहती थी जिसका नाम था कलिपराज, ठीक है। कालीपराज नाम की एक प्रजाति रहा करती थी, जिसको आप बोल सकते हो ट्राइब थी, ठीक है, जनजाति थी उस टाइम पर। इनका जो एक तो इसका मतलब क्या होता था, काले लोग, इसका मतलब होता था काले लोग। तो ये काले लोग नाम की एक कलिपराज नाम की एक प्रजाति रहा करती थी, जिनको एक तरीके से इनको बहुत सारी समस्याएं थी। उनमें सबसे बड़ी समस्या थी आपकी बधुआ मजदूरी, ठीक है। इनको स्लेवरी जो है वो सबसे बड़ी समस्या थी, स्लेब बन के इनको रहना पड़ता था, और पुश्तें दर पुश्तें इनकी स्लेब बनी रहती थी। जो आगे आने वाले जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके यहाँ पर, लैंडलॉर्ड्स ही नहीं, जो अपर कास्ट था, जिसको आप अपर कास्ट बोल सकते हो, लैंडलॉर्ड्स और अपर कास्ट के यहाँ पर बंधुआ मजदूरी की सबसे बड़ी समस्या थी इनकी, जो सदियों से चली आ रही थी, ठीक है। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या थी। तो इसकी वजह से ये जो आंदोलन होता है, फिर इसमें आगे चल के क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका लीडर बन जाते हैं इनके। फिर उसमें महात्मा गांधी जी का भी सहयोग रहता है, और महात्मा गांधी जी जो हैं इनका नाम पहली बात तो चेंज करते हैं, जो नाम इनका था कलिपराज, इस नाम को चेंज करके रानी प्राज बुलाया जाएगा इनको, इनका नाम चेंज कर दिया जाएगा रानी प्राज। और रानी प्राज का मतलब होता है जंगल के लोग। तो ये तो एक बेसिक स्टोरी थी जो मैंने आपको पहले बता दी, ताकि आपको जब मैं पढ़ाऊँ इसमें बोलूँ तब आपको वो चीज़ें समझ में आएँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बरदोली सत्याग्रह ऑफ गुजरात वॉज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्मर मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये इसको आप बोल सकते हो कि सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज़्यादा यूनाइटेड था, और सबसे ज़्यादा फैलाव भी इसका हुआ था, पूरे गुजरात में लगभग ये फैल चुका था। अगर और बाकी सब मूवमेंट्स की बात की है बहुत जल्दी ख़त्म हुए थे, और सक्सेसफुल भी उतने नहीं हुए थे। ये बहुत ज़्यादा फैला भी था और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हुआ था, क्योंकि समस्या जो इनकी थी वो शायद सबसे थोड़ी सी बढ़ के थी। इनकी लाइफ भी एक तरीके से जो है मतलब किसी और के अंडर थी, जो कभी ये एक खुल के जी नहीं पा रहे थे। मतलब आज़ादी कह सकते हो आप, जो एक आज़ादी होना या किसी के अधीन होना दूसरी चीज़ है,
और किसी के अधीन इस कदर होना कि आपका क्या कहते हैं उठना बैठना खाना पीना सब कुछ किसी के अंडर हो, तो वो एक आज़ाद जो लेवल होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है लेवल किसी भी गुलामी का। तो ये एक तरीके से गुलाम थे। तो इनकी जो समस्या थी वो बहुत बड़ी थी और इनको सक्सेस भी मिली। तो जो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है वो है कलिप राज वॉज अ ट्राइब इन बरदोली एंड दे हैड टू वर्क एज अ स्लेव अंडर अपर कास्ट एंड लैंडलॉर्ड्स। जो मैंने आपको पॉइंट पहले ही बताया कि लैंडलॉर्ड्स और अपर कास्ट के अंडर इनको स्लेव की तरह काम करना पड़ता था, जो इनकी सबसे बड़ी समस्या थी। आगे आके फरवरी में 4 फरवरी में वैसे लिया था इन्होंने, 4 फरवरी 1928 में फरवरी 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल टुक द लीडरशिप ऑफ दिस मोमेंट। इस मोमेंट की जो है लीडरशिप जो है इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथ में ले ली और फिर जो है ये जो मोमेंट था वो कुछ ज़्यादा ही हाइक पे गया और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ। इसके अलावा बात की जाए महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी ने इनका जो नाम था वो चेंज करके कलिप राज से जो है रानीप राज कर दिया, जिसका मतलब होता है जंगल के लोग। कलिप राज का मतलब होता था काले लोग। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ ऐसे मोमेंट्स थे या विद्रोह थे जिनके बारे में आपको मैं डिटेल में बताना चाहता था। इसके अलावा भी कुछ मोमेंट्स हुए जिनसे हो सकता है क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए। तो उसमें था आपका तेभागा मोमेंट, जो कि ये भी बंगाल के अंदर हुआ था। बंगाल पर उस टाइम पर शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए आंदोलन भी सबसे ज़्यादा बंगाल में ही हुए थे। इसके अलावा फिर हुआ सरदार आंदोलन। और सरदार आंदोलन में आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे अगर आप कभी गलती से कोई पूछ लिया गया। सरदार आंदोलन ना तो पंजाब से बिलोंग करता है और ना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह गुजरात से। ये बिलोंग करता है आपके छोटा नागपुर का जो एरिया है, मतलब झारखंड का छोटा नागपुर का जो पठार है उसके एरिया से बिलोंग करता है। तो ये दो और मोमेंट्स थे जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता था। तो ये तो थी आज की क्लास। और अब हम बात करते हैं क्विज़ की। तो क्विज़ में मैंने जो कल क्वेश्चन पूछा था वो ये मैंने पूछा था कि आपसे कि 1857 की क्रांति जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको पता है किसी और के बारे में जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो आप उसका नाम और वो कब और कहाँ से लड़ रहा था इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। जिसके मैंने कमेंट शायद अभी तक देखे नहीं थे और मैंने अभी देखे, तो ऐसा किसी ने खास कोई आंसर नहीं दिया है इस टाइप का जिसमें उसने किसी का नाम लिया हो या फिर कोई भी उस टाइप की डिटेल दी हो। बहुत सारे लोगों कमेंट्स ज़रूर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, लेकिन कमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है जिसने बताया हो आपको कि कुछ ऐसा कुछ मतलब कोई लॉजिक की चीज़ बताई हो। सभी लोगों ने थैंक यू बोला है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग थैंक यू बोल रहे हैं क्लास के लिए। और कुछ लोगों ने ये जैसे इन्होंने पूछा है कि सर मुझे लगता है कि जो शिरडी वाले बाबा हैं वो भी रिवोल्ट में रहे होंगे। ये एक बहुत पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात है कि ये व्हाट्सएप पर आपको नॉलेज मिली होगी इस बारे में। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग टाइप के मैसेज आते रहते हैं। और कुछ लोगों ने कमेंट भी किए हुए हैं कि सर बाकी जो टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बाकी लोगों के भी लेक्चर्स बहुत जल्दी आने लगेंगे। जीएस का जो प्रॉब्लम था वो मैंने आपको बताया था, और जो है राहुल सर और रजत सर थोड़े से बिजी चल रहे हैं, इस वजह से उनकी क्लास नहीं आ पा रही है। जल्द ही वो भी क्लासेस आ जाएंगी। ये क्लास आपको और कंटेंट आपको कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कोई भी सजेशन अगर है तो आप सजेशन ज़रूर प्रोवाइड कराएं हमको। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे, क्योंकि बहुत कम लोग हो चुके हैं जो देख रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है मोटिवेशन डाउन हो जाता है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बाकी जो टीचर्स हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिल रहा है उतना काम करने का। अगर आप नए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर लेक्चर जो है वो टाइम पर मिलता रहे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंटेंट पूरा डिलीवर होता रहे और जो बेसिक हम लेकर चल रहे हैं वो बेसिक आपका एक बार एटलीस्ट पूरी हिस्ट्री का कंप्लीट हो ही जाए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।